नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बड़ा सवाल यही कि अब की बार किसकी सरकार। एक तरफ घर में आस्था का महापर्व चैती छठ का उत्साह, तो बाहर लोकतंत्र के महापर्व की खुशी। लेकिन चैती छठ के बाद भी लोकतंत्र के महापर्व में कोई कमी नहीं आई। बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, सबने अच्छी खासी संख्या में निकलकर वोटिंग की और युवाओं का उत्साह भी दिखा। उन्होंने संदेश दिया कि पहले लोकतंत्र का महापर्व, फिर आस्था का लोकपर्व। किसी को छोड़ना नहीं है। और इन सबसे बीच में पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। प्रत्याशियों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिनी चित्तौड़गढ़ के प्रत्याशियों का भाग्य तय। गया में किस मांझी की नैया होगी पार। नवादा में बाहुबलियों की टक्कर में बादशाह कौन। जमुई में चिराग या भूदेव, किस्मत ईवीएम में कैद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार में 4 सीटें, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई के लिए मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई। औरंगाबाद में बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उपेंद्र प्रसाद के भाग्य का निर्धारण करने औरंगाबाद की जनता सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंचने लगी। औरंगाबाद के एक मतदान केंद्र के पास आईईडी ब्लास्ट की कोशिश नाकाम रही। बूथ के पास आईईडी मिला, जिसे डिफ्यूज किया गया। आईईडी को डिफ्यूज करने के बाद फिर से मतदान शुरू कराया गया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने भी अपना वोट डाला और जीत के दावे किए। पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि औरंगाबाद की जनता पुनः एक बार अपना आशीर्वाद देकर मुझको फिर से सेवा का मौका देगी। गया में सुबह से मतदाता मतदान के लिए बूथ पर लाइन में दिखे। लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बाद भी लोग घरों से निकले और अपना अपना वोट डाला। महिलाओं की मतदान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए खास पिंक बूथ बनाए गए थे। इन पिंक बूथ में सुरक्षाकर्मी से लेकर मतदान कर्मी तक सभी महिलाएं रहीं। वोटिंग को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। कि उनके साजिश के बावजूद भी हम कहना चाहते हैं, यहाँ की जनता उनको करारा जवाब दे रही है और हम लोग चुनाव बढ़िया से जीतेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी कहिएगा कम ही होगा कि लोकतंत्र का त्योहार है। नवादा में भी लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार दिखने लगी। हालांकि नवादा में वोटिंग को लेकर 1-2 जगहों पर छिटपुट झड़प भी हुई। एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। नवादा में एलजेपी के चंदन कुमार और आरजेडी की विभा देवी के बीच मुकाबला है। विभा देवी भी अपना वोट डालने पहुंची। वहीं जमुई में भी जमकर मतदान हुआ। एलजेपी के चिराग पासवान और आरएलएसपी के भूदेव चौधरी की टक्कर में कौन दिल्ली का रास्ता पकड़ेगा, इसे तय करने के लिए मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और मतदान किया। एलजेपी प्रत्याशी चिराग पासवान ने बूथ बूथ घूमकर वोटिंग का हाल जाना और अपनी जीत के दावे किए। आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद पर पिछले 5 सालों में ईमानदारी से मैंने काम किया है, जनता के बीच रहा हूँ। हमारी केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसके लाभार्थी बहुत हैं। तो ये तमाम चीज़ें मुझे और जनता दल यूनाइटेड का एक स्ट्रॉन्ग कैडर बेस जो कि 2014 में हमारे साथ नहीं था, वो है। तो तमाम चीज़ें मुझे इस बात का विश्वास दिलाती हैं कि 2014 से बेहतर परिणाम 2019 में देखने को मिले। लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण में उत्साह के साथ जागरूक मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत तय कर दी है। और प्रत्याशियों की किस्मत जीत का सेहरा किसके सिर बांधेगी, इसका फैसला अब 23 मई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब 4 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो हम बता दें कि बहुत ज्यादा नहीं रहा है। 2014 के मुकाबले इस बार प्रतिशत बल्कि और कम हुआ है। खास तौर पर हम अगर कहें गया को छोड़कर तो बाकी जगहों पर 55% से भी कम मतदान रहा है। गया में मतदान का प्रतिशत ज़रूर ज़्यादा रहा है थोड़ा, लेकिन फिर भी एक सवाल ये है
कि अगर कहते हैं, जैसा कि ट्रेंड है कि सत्ता परिवर्तन के लिए अगर वोट पड़ता है तो वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सत्ता के समर्थन में भी होता है तो कुछ बदलाव आता है। बिल्कुल पिछले चुनाव की तरह आंकड़े लगभग आसपास ही रहे, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या लोगों में उत्साह की कमी है? क्या जागरूकता अभियान जो चलाया जाता है वोट करने के लिए, उससे बिहार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है? क्या वजह है ये खैर वक्त बताएगा। फिलहाल 23 तारीख का सबको इंतज़ार होगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको वोट प्रतिशत बता देते हैं कि आखिर क्या रहा है वोट प्रतिशत। तो वो जो रहा है 53.2% रहा है कुल 4 सीटों पर अगर ओवरऑल मतदान की बात करें तो। गया में सबसे ज़्यादा 56% मतदान हुआ है, जमुई में 54% लोगों ने वोट किया है, नवादा में 52.52% कुल मतदान हुआ है और औरंगाबाद में 49.85% लोगों ने वोट किए हैं। यानी औरंगाबाद में 50% से भी कम मतदान हुआ है और ये बहुत सुखद नहीं कह सकते, क्योंकि लोग अगर वोट करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं वोट करने, तो ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों के तर्क ये हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दरअसल बिहार से पलायन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं होते हैं वोट करने के लिए, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत बहुत सुखद नहीं है। चलिए रुख करते हैं हम अब तमाम मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के विधायक संजीव चौरसिया जी जुड़े हैं, जो इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। जेडीयू की तरफ से पक्ष रखेंगी प्रवक्ता सुहेली मेहता जी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। आरजेडी की तरफ से पार्टी के विधायक राहुल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अमित कुमार टुन्ना विधायक कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, और संजय त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर संजय कुमार, सबसे पहले आपसे ही सवाल ले लेते हैं। आपने विश्लेषण जो आज का किया है, आपको क्या लगा है आखिर ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्यों नहीं बढ़ पा रहा बिहार में? आप देखिए, निर्वाचन अधिकारी ने, चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारी तमाम कोशिशें हैं कि बिहार में भी बाकी प्रदेशों की तरह आम चुनाव में 60% से ज्यादा हो वोटिंग, लेकिन वो नहीं, इस बार भी नहीं हो पाया। नहीं, इसके 2-3 कारण हैं, और चूंकि मैं आज दोपहर में भी बताया था जी, चूंकि पहला कारण जो है वो कारण है कि आज छठ व्रत में लोग हैं, तो जो ये चैती छठ है, और खास करके बिहार में तो छठ पर्याय बन गया है जी। तो ये आस्था के पर्व में बहुत सारा परिवार जो आज इस अपनी ये में लगे रहे, भगवान सूर्यदेव के ये में लगे रहे, पूजा पाठ में लगे रहे, और इसकी वजह से मैं जो समझता हूं कि हो सकता है कि उनकी भागीदारी थोड़ी कम हुई हो। जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट ये है कि बड़े पैमाने पर जिन इलाकों में चुनाव हुआ है वो पलायन का दंश बरसों से झेल रहा है। ठीक है, वो 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, इसके पहले का चुनाव हो, तो जब वो पुरुष वर्ग जब बाहर में होते हैं, कोई ना कोई रोजगार की तलाश में काम करते रहते हैं, तो उनके परिवार की महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, और इस वजह से भी चूंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है, लेकिन जब मतदान केंद्र पर उनकी भागीदारी नहीं होती है तो वो प्रतिशत हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं से उदासीनता है। जिस तरह से लोग मुखर होते हैं ये विवाद करने में, वाद विवाद करने में कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं, किसके पक्ष में खड़े नहीं हैं, कौन पार्टी अच्छी है, वो सक्रियता वो नहीं दिखाते हैं मतदान केंद्र पर। और चौथी बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि यह निर्भर करता है कि जो उनके कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, वो उन मतदाताओं को वो बूथ तक पहुंचाने में कितना कामयाब होते हैं। इसमें भी चूंकि बाकी दिन वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन चुनाव के दिन उनकी सक्रियता उतनी नहीं रह पाती है, उसकी वजह से उनके मतदाता उदासीन होकर के रुक जाते हैं। और जो दूसरे राज्यों से आप तुलना करते हैं कि आखिर बिहार पॉलिटिकली इतना कंसस होने के बाद भी प्रतिशत क्यों कम रह जाता है, तो मैं समझता हूं कि ये 3-4 कारणों को थोड़ी समग्रता में देखनी होगी। जी ठीक है। संजीव चौरसिया जी, संजीव चौरसिया जी, जरा एक बात बताइएगा, इस वोटिंग परसेंटेज से और जो मतदान हुआ है, कितने संतुष्ट हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी जीत को लेकर? क्या लगता है? ये निश्चित तौर पर एक बात संज्ञान में देना चाहेंगे कि चारों सीट जो है वो एनडीए की सीट रही है जी, और जो प्रतिशत विजय का है वो
अंतर काफी अंतराल से चारों सीट हमने जीता है, तो इस बार भी पूरी संभावना क्या, मैं तो सुनिश्चितता के साथ कह सकता हूं कि पूरा का पूरा प्रामाणिकता के साथ विजय हमारी है ही। चारों के चारों सीट एनडीए के इसमें है। और जो बात संजय जी ने बताया कि चेती छठ के वजह से जो थोड़ा वोट रेशियो का प्रामाणिकता, वोट रेशियो का जो एक थोड़ा सा कमी दिखाई दिया, वो सबसे बड़ा कारण क्षेत्रों में, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं भी गया था भ्रमण पे, अलग अलग प्रकार से वो नवादा के टुंगी से लेकर सब जगह वहां गए हैं, चाहे केताकी से लेकर वहां आपको देव तरफ वहां जो गए हैं, जो बड़ी मात्रा में औरंगाबाद में जहां छठ वगैरह होता है, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में बातें ध्यान में आई कि ये परसेंटेज का थोड़ा कमी रहने का कारण एक हो सकता है। पर कुल मिला के अगर बहुआयामी दृष्टि से लेकिन संजीव चौरसिया जी कहा यह जा रहा है कि वोट परसेंटेज अगर बहुत बढ़ता है तो सत्ता विरोधी होता है, लेकिन अब दूसरा पक्ष यह भी कह रहा है कि वोटिंग प्रतिशत अगर नहीं बढ़ा है तो शायद यह भी है कि सरकार के प्रति समर्थन जताने में अब उत्साह नहीं है मतदाताओं में। ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, एकदम इस बात पे जरा सभी विषय का प्रामाणिकता नहीं है। मतदाता पूरी तरह से सजग है। अगर आपके भी मैंने देखा था अलग अलग प्रकार से कि टीम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अवलोकन करने का काम किए हैं, प्रत्यक्ष बात करने का काम किए हैं, तो जितने प्रकार की केंद्र की योजनाएं हैं नीचे तक वो योजनाएं पहुंची है और उसी का एक लाभ भी नीचे दिखाई दे रहा है कि विकास और समरसता के साथ वो केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम की है वो नीचे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। वो उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है जगह जगह, जो लाभ मिल रहे हैं गरीब गुरबे के जनधन योजना के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर जो भाव उत्पन्न है नीचे तक, ये बहुत बड़ा लाभ और प्रचंडता के साथ मतदाता इसको आगे देख रहे हैं। और मतदान का अब सब तरह से आपका प्रक्रिया ध्यान में आया है, इसलिए मतदाता पूर्ण आश्वस्त रूप में एनडीए के पक्ष में है। जी राहुल तिवारी जी, ये विपक्ष हमेशा कहता है अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो विपक्ष कहता है कि हमारे समर्थन में है और सत्ता विरोधी, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब विपक्ष को लग गया है कि नहीं सत्ता विरोध नहीं है कहीं, या आपको लगता है कि वोट परसेंटेज कम होना भी आपके ही फेवर में है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जनरली वोट परसेंटेज जो बिहार में 50 से लेके 55 तक ही बीच में रहता है। ये चारों सीट जो है एनडीए के पास रहा था, लेकिन जो वोटिंग जो उत्साह लोगों में, जो गरीब गुरबा या पिछड़े तबके में जो देखा गया है चारों विधानसभा क्षेत्र में, इससे एकदम साबित होता है कि चारों सीट जो है हम ये जो है जीतने जा रहे हैं और भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। जो मोदी के वायदे थे, जो चुनाव के पहले उन्होंने जो वादे किए थे, वो सारे सर झूठ साबित हुए। इससे लोग एकदम ठगे महसूस कर रहे थे। लेकिन राहुल तिवारी जी देखिए, अब तो चूंकि इन सीटों पर मतदान हो चुका है, इसलिए हमें बोलने में कोई गुरेज भी नहीं है, क्योंकि अब कोई उसमें आपको बंदिशें नहीं हो सकती हैं। आज जब हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में थे, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर माना जाता है आप लोगों के कहने के मुताबिक कि बीजेपी का प्रभाव कम है वहां पर, लेकिन वहां पर भी जब लोग ये कहते हैं कि हम बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं, मुद्दे से ऊपर हमारे लिए एक चेहरा बना हुआ है नरेंद्र मोदी। ये आज की मैं बात बता रहा हूं, जब हम लोग लाइव कर रहे थे तब। ये क्यों है? जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं, देखा जाएगा कि वो व्यक्ति किस विचार को या किस मजहब को या किस वर्ण व्यवस्था में। आप जनरली जो बात करते हैं, बिहार में क्या है कि जो हम लोग का जो गरीब गुरबा की बात है, वो जमीनी स्तर पे इनका कहीं योगदान नहीं रहा है। सवर्णों का आरक्षण देने पे पिछड़ों अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एससी एक्ट जो खत्म किया गया था, उसके प्रति दूसरा संविधान में जो पिछड़ों को सामाजिक स्तर पे जो आरक्षण मिला था वो खत्म कर दिया गया। रोस्टर का मैटर, इससे पिछड़े लोग एकदम ठगे महसूस कर रहे हैं। इसीलिए एक पिछड़ों का गोलबंदी हुआ है पूरे बिहार में, और ये गठबंधन की तरफ गोलबंदी हो गया है। ये तो आपको रिजल्ट बताएगा। मेरा ये मानना है कि चारों सीट जो है हम लोग भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। या आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की हम बात करते हैं, अमित कुमार टुन्ना जी, ये सवाल आपसे है। आप गया का एक उदाहरण ले लें, जहां पर एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं जीतन राम मांझी। गया में आप पिछले बार का जब आंकड़ा देखते हैं तो आपको लगता है कि अगर जेडीयू का आंकड़ा मिला दें बीजेपी के साथ तो 4.5 लाख वोट बन जाते हैं पिछले बार के मुताबिक, और वहां आरजेडी को सिर्फ 2 लाख वोट। अब आपको लगता है कि जीतन राम मांझी उस गैप को पाट पाने में इस वक्त सक्षम दिख रहे हैं? लग रहा है कि हो जाएगा ऐसा?
नहीं कात्यायन जी, आप समझ जाइए, पिछले बार का चुनाव कुछ अलग मुद्दा था। उस समय लोगों को अच्छे अच्छे सपने दिखाए गए। बोला गया 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा, बोला गया काला धन हम वापस लाएंगे, बोला गया कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। लेकिन इस बार क्या है? इस बार कहीं कुछ 5 साल में नौजवान ठगे महसूस नहीं, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कहीं नौकरियां नहीं दिखी, सरकारी नौकरियां नहीं दिखी। फिर क्या वजह है अमित कुमार टुन्ना जी की ग्रामीण इलाकों में भी लोग ये बार बार कह रहे हैं, जिन लोगों को मानते हैं कि समझ कम हो थोड़ी, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारे लिए वो चेहरा मायने रखता है। मेरी बात सुन लीजिए, आप अभी आप अभी बोल रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में बहुत कोई नरेंद्र मोदी। हम अभी ईटीवी पे थे, वहां लोगों ने बताया कि सरकार के विपक्ष में बोल रहे थे, वहां रोजगार की बात कर रहे थे, वहां किसानों के हक की बात कर रहे थे। कि ये सब बात, तो हर जगह का व्यू अलग होता। हो सकता है आपने जिससे बात किया होगा वो बीजेपी माइंडेड होगा, बीजेपी के लोग, हो सकता है दूसरे जगह जाते, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, इस बार विकास का मुद्दा काम करेगा और विकास के नाम पे नरेंद्र मोदी फेल है। 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए लोग उनको इस बार नकारेगी और दिखाएगी कि कहां गया 15 लाख रुपए। पहले तो मैं संजीव चौरसिया जी, सुहेली जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि भाई इस मामले का पटाक्षेप क्यों नहीं होता? ये 15 लाख रुपए घूम फिर कर जब आ जाते हैं तो मेरे पास ही नहीं बचता कि भाई मैं पूछूं क्या। भाई कब आपने कह दिया था कि 15 लाख देंगे अकाउंट में? कब आपने कहा था, ये बता दीजिए। प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है। हाँ। प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। राफल पे बोलते बोलते सफल हो गए, कुछ मिला नहीं। आज मैं एक चीज एक सेकंड जब बोल रहे हैं इस बार बताइए, देखिए कहां से निकला है अमित कुमार टुन्ना जी? देखिए मेरे पास जो है वो मैं इतना जानता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतना काला धन है कि प्रति व्यक्ति के मुताबिक 15 लाख रुपए बैठते हैं, ये कहा था। मैंने नहीं सुना अब तक। मैं तो साफ कह रहा हूं, एक पत्रकार के नाते मैंने नहीं सुना कि वो 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में देने की बात थी। यही बात है कि झूठ पर झूठ बोलते बोलते जो है विपक्ष का कुछ नहीं आ रहा है। अभी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए अमित जी, पहले बात सुनिए आप पहले। आज मैं ये कह रहा हूँ, इस बात को इनसे पूछना चाहिए। अरे आपका हल्ला करने से क्या होगा? कुछ हो जाएगा क्या? अरे जब आपके राज्य में जहाँ जीते वहां के किसानों को बात, अमित जी आराम से सुनने का सब्र कीजिए, आप सुनने का सब्र कीजिए। आज तो कहां करके दिखाए हैं, कितना किसानों ने माफ किए हैं? तो आप जो झूठों में बोलबाला करके बते हैं, आज इनसे बोलिए कि जो सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया है काला धन पे, क्यों नहीं बनाया इतने वर्षों तक? आज मोदी से लेकर जितने अभी बमालिया से लेकर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। 15 लाख रुपए का उनको इंतजार है, कोई बात नहीं है। संजीव जी, सुहेली मेहता जी, ये 4 सीटें जो एनडीए के, एक मिनट संजीव जी, 4 सीटें एनडीए के खाते में थी, लेकिन 2014 में जेडीयू नहीं थी। आज हम सुन रहे थे चिराग पासवान को, बड़ा कॉन्फिडेंट थे और उससे कम से कम ये मैसेज जरूर जा रहा था कि आप गठबंधन में सब बड़ा एक दूसरे से मिलजुल कर हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एक और मजबूत सहयोगी हमारे साथ आए हैं जेडीयू के तौर पर, और अब मेरी जीत पहले से बड़ी होने वाली है। क्या आप भी आश्वस्त हैं इन 4 सीटों को लेकर? स्वाभाविक सी बात है कात्यायन जी कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक गठबंधन है पिछले 17-18 साल से, और 15 साल से बिहार में हमारी सरकार चल रही है जी। और अब प्लस हो गई लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान जी ने सही ही कहा है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट इसलिए थे कि उन्होंने क्षेत्र में अपना काम किया है। उन्होंने खुद कहा कि हमारी सांसद निधि के सारे पैसे उपयोग में हमने लाया है अपने क्षेत्र में। स्वाभाविक है, जनता उनको वोट की है। आज वोट प्रतिशत ज्यादा अगर बढ़ा है तो उनके कामों पर ही बढ़ा है। और आज जो 4 सीटों पर मतदान हुआ है, हम तो मतदाता बंधुओं को बधाई देते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में, ये आस्था का महापर्व पर भारी उस पर करते हुए, और सभी लोगों ने वोट प्रतिशत अच्छा, हम इसे संतोषजनक वोट कहेंगे। ठीक है, पिछले 2014 में 1-2% ज्यादा हुआ था, लेकिन इस समय अगर इतना हुआ है तो हम इससे संतुष्ट हैं। आपको लगता है, आप भी ये मानती हैं क्या? आप भी ये मानती हैं, जो ट्रेंड एक कहते हैं कि जनरली ऐसा होता है कि वोट प्रतिशत बढ़ना जो है वो सत्ता विरोधी हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के दावे जो हैं वो गलत साबित हो गए हैं और सरकार के पक्ष में ये मतदान हुआ है?
देखिए, हम किसी ट्रेंड की बात नहीं करते हैं। हमारा कहना है कि विकास के ट्रेंड की बात हम करते हैं। हमारी सरकार ने चूंकि काम किया है और जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो भी नीतियां लाई हैं, वो जमीन पर काम कर रही हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो। इसमें सुहेली जी, मैं एक बात जोड़ूंगा कि जब मतदान चल रहा था उसी बीच लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट बड़ा सुर्खियों में है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। क्या आपको लगता है कि वो ट्वीट क्यों किया गया था? कुछ आपको अंदाजा, या जानबूझकर किया गया मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए? देखिए, लालू जी अभी लालू जी और उनका परिवार पूरा ट्वीट पर ही पूरी राजनीति उनकर निर्भर कर रही है उनकी। आप उनके बेटे को देखिएगा, ट्वीट पर, ट्विटर से ही पूरी राजनीति करते हैं। आज तक मान लिया कि उनको कुछ कमी लगी, ठीक है, विपक्ष को कम लगता है और लोकतंत्र में काम कम ज्यादा होते रहते हैं। कभी तो आंदोलन करते नहीं देखे, एसी कमरे में बैठकर ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो लालू जी तो बेचारे जेल में हैं, तो वो ट्वीट अपना किए हैं, चूंकि बात से अपना जनता को रिझाना है। लेकिन आखिर भ्रम कब तक फैलाएंगे? जनता देखती है ना। उनको जब समय मिला था काम करने का, उस समय उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने काम किया है, लोगों के चूल्हे तक पहुंचने का काम किया है। ठीक है, राहुल तिवारी जी, आप सहमत हैं सुहेली जी जो दावा कर रही हैं? क्योंकि एक बड़ा सवाल यह बनता है कि विकास पे वोट पड़ता है या जाति आधारित मतदान होता है या फिर बयानों से और वादों से ही वोट पड़ते हैं, क्या लगता है? कात्यायन जी, आप देखिए इस चुनाव में नीतीश जी का कहीं चर्चा बिहार में नहीं। नरेंद्र मोदी जी का जो ढकोसला था, उनकी चर्चाएं हैं। दूसरा तेजस्वी की और महागठबंधन की। चलते होंगे तो नीतीश जी को ही याद कहीं करते चर्चा इस चुनाव में आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब रहा लालू जी 15 साल बिहार में लेकिन मुझे लगता है कि आज तक लालू जी के बिना राजनीति बिहार में राहुल तिवारी जी, मुझे लगता है कि बिहार में जितना भी प्रचार एनडीए का हो रहा है, उस तमाम पोस्टर्स में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक साथ लगी हुई है। ये तमाम जगहों पर कहीं चर्चा नीतीश जी का नहीं है, सब जगह कहीं नाम लेने वाला लोग नहीं है। अगर बिहार में आयाम का पैमाना नहीं कर पाते हैं तो इस बात को मोदी जी का ढकोसला बालू तेजस्वी जी को के साथ धोखा, यही चुनाव है। वो माइनस करके चल रहे हैं क्योंकि इनका एजेंडा अलग अलग है। अरे भाई, तो वो तो नीतीश जी ने भी कह रखा है कि प्रधान, एक बोलते लागू करेंगे, एक बोलते राम मंदिर बनाएंगे, एक बोलते लागू नहीं बनाएंगे। होगा, चिंता मत कीजिए। नाटक करते हैं, राष्ट्रीयता को आधार बना के विरोधी बनते हैं। इन लोग का स्ट्रेटेजी सोचिए। अच्छा, एक मिनट, एक एक करके प्लीज एक एक करके देखिए, अगर मत भिन्नता की बात है तो आरजेडी के अंदर अभी जिस दिन आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया, आपने कहा ताड़ी बेचेंगे, तो शरद यादव गुट वहीं पार्टी में से ही खड़ा हो गया कि नहीं, बिल्कुल नहीं बेचेंगे। अब ये कोई बात हो गई? ये अपनी अपनी सोच है। ये देखिए, शरद यादव गुट फ्रंट पे आके कुछ नहीं कहा, लेकिन एजेंडा पार्टी का अलायंस करेंगे तो रमाई राम मीडिया के सामने कैसी बात कर रहे हैं? रमाई राम मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि नहीं, हम ताड़ी बेचने के समर्थन में नहीं है। ये हमारे यहाँ बयान चला है, कैसी बात आप कर रहे हैं? पूछिए ना कांग्रेस से कि शराब बेचेगी कि नहीं। एक चीज बताइए कि रमाई राम आज बहुत नॉन पॉलिटिकल है क्या? कहां चले गए अलग अलग बयान देने से? ये सोचिए ना। हाँ। आज दो प्रश्न कीजिए सबके सामने। ये बताइए कि जो आरक्षण वाले बात हुई है, पिछड़ी का कोई समाप्ति नहीं हुआ, एक बोल रहा है कि नहीं लिया गया। खैर चलिए, एक छोटा सा बयान। चलिए अब 1 मिनट प्लीज। जनता विश्वास कर रही है ना। देखिए, हम आपके पास फिर आ रहे हैं 1 मिनट। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संजय त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार के नजरिए से वो बताएंगे कि आखिर ये जो वोटिंग हुई है ये क्या संदेश दे रही है। छोटा सा ब्रेक।